चलिए कंटिन्यू करें। कल हमने पढ़ा था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दो अधिनियम पढ़े थे और उसका ऑब्जर्वेशन भी किया था। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 इसको आमतौर पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है और इसमें वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का यानी कि इसका एक पार्ट आउटर सर्कल इसका एक्सपेंशन किया गया और वायसरॉय की आउटर सर्कल में अभी तक नॉट लेस देन 10 और नॉट मोर देन 16 होते थे। अब उसको बढ़ा करके तय कर दिया गया एट द मैक्सिमम ऑफ 60 सदस्य होंगे जो लॉ मेकिंग का काम करेंगे। ये एक परिषद बनी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। इलेक्टोरल कॉलेज बहुत लिमिटेड है, मतलब ज्यादातर लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला हुआ है, कुछ लोगों को राइट टू वोट मिला हुआ है। जैसे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन दे दिया गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया और इसमें क्या किया गया कि मुसलमानों के लिए सीट्स रिजर्व की गई और रिजर्व सीट्स पे मुसलमान ही वोट भी देंगे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट इंस्टेड ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट। संयुक्त निर्वाचन के स्थान पर पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो हमने कल पढ़ा था कि सरासर गलत था, यह सही तरीका नहीं था। और इलेक्टोरल कॉलेज में सम्मिलित किए गए भूस्वामी वर्ग, अ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, लोकल बॉडीज के मेंबर्स को राइट टू वोट मिला और यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स को राइट टू वोट मिला। तो राइट टू वोट बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड इलेक्टोरल कॉलेज है। इसके अलावा सदस्यों को सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का राइट मिला। 1892 में मेंबर्स को क्वेश्चन पूछने का राइट मिला था, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पुट अप करने का राइट नहीं था। लेकिन 1909 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाने का भी मेंबर्स को, लॉ मेकर्स को राइट मिल गया। और खास बात यह थी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, प्रांतीय विधायिकाएं, उनमें मेजॉरिटी हो गया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का। तो ये खास बात थी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मेजॉरिटी। ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्ट ये था, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन में, कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो जाता है और चूंकि आउटर सर्कल में अब 60 सदस्य हैं, तो अब थोड़े ज्यादा इंडियंस जा रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, तो मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ। राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वाज अनदर पॉजिटिव प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और इधर नेगेटिव में यह था कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल प्रोविजन ऑफर किया गया। इलेक्टोरल कॉलेज लिमिटेड है और वायसरॉय अभी भी वीटो पावर अपने हाथ में ही समेट के रखे हुए। बाकी 1919 का काउंसिल एक्ट आता है। सरकार में पहली बार चेंज किया गया सीधे 1858 के बाद 1919। पिछला लेक्चर आपने नहीं किया, ऑनलाइन किया, ठीक है। 1919, तो 1919 में एक नया अरेंजमेंट बनाया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया। और जो अभी तक इंडिया डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास अथॉरिटी थी, अब उससे उसकी अथॉरिटी थोड़ी सी छीनकर कम की गई और इसकी शक्तियों को लेकर, कुछ शक्तियों को लेकर एक नए पोस्ट में इन्वेस्ट कर दिया गया और यह नया पोस्ट है हाई कमिश्नर का। खास बात यह है
कि हाई कमिश्नर का अपॉइंटमेंट और पेमेंट वायसरॉय को करना है, और दूसरा हाई कमिश्नर आंसरेबल होगा वायसरॉय के लिए, सेक्रेटरी के लिए आंसरेबल नहीं होगा। 1919, ठीक है। तो कहने का मतलब एक लाइन में ये कि इंडिया गवर्नमेंट अब पहले से कहीं अधिक संप्रभु या सॉवरेन, मोर इंडिपेंडेंट देन ईवर, संप्रभु थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पेमेंट अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती थी और इसी को होम चार्जेस कहते थे। लेकिन अब भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पेमेंट इंग्लैंड के खजाने से होगा, ब्रिटिश एक्सचेकर से होगा, न कि ब्रिटिश इंडिया एक्सचेकर से। तो ये एनामली था, उल्टा था, इसको ठीक किया गया। और दूसरा, हाई कमिश्नर का नया पोस्ट बना और सेक्रेटरी की कुछ अथॉरिटी लेकर के हाई कमिश्नर को दिया गया, और हाई कमिश्नर का अपॉइंटमेंट और पेमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना था, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ही आंसरेबल होगा। लेजिस्लेटिव चेंजेस भी थे 1919 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, कॉमनली रिफर टू एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो लेजिस्लेटिव चेंजेस ये था कि 1909 में जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, एक सदनात्मक परिषद, आउटर सर्कल 60 लोगों वाली, अब उसको क्या कर दिया गया, बाई कैमरल कर दिया गया। दो हाउस क्रिएट किया गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है सेंटर में, और इन प्लेस ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर अब इसमें अपर हाउस और लोअर हाउस, यही अपर हाउस आगे चल के राज्यसभा बनेगी और लोअर हाउस लोकसभा बनेगी। तो जो उस समय का अपर हाउस है उसमें 60 लोग हैं, जिसमें से 26 को नॉमिनेट करेगा वॉइसरॉय और 34 को इलेक्ट करेंगे इंडियंस, ठीक है। और एक बढ़िया बात यह हुई कि अपर हाउस में मेजॉरिटी हो गया इलेक्टेड मेंबर्स का, ये एक सकारात्मक कदम था खास। और इसमें एक चीज और खास थी कि प्रतिवर्ष इसको रिन्यूड किया जाना था। जो लोअर हाउस था, जिसको CLA कहा गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें 145 लोग हैं, 145 सदस्य, और उनमें से 41 का नॉमिनेशन होगा वॉइसरॉय के द्वारा, और 104 लोगों का, सदस्यों का इलेक्शन होगा, इंडियंस करेंगे। इसका लाइफ रखा गया 3 साल, लेकिन अगर वॉइसरॉय चाहे तो इसको 10 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकता था, बढ़ा सकता था। ऑब्जर्वेशन में पॉजिटिव ये है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले से अधिक सॉवरेन है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अथॉरिटी को डाइल्यूट किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पेमेंट ब्रिटिश खजाने पर भारित हुआ, एक्सचेकर पर, और इलेक्टेड मेंबर्स का मेजॉरिटी हो जाता है अपर और लोअर हाउस में। और इसका मतलब है कि अब रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया इंडियंस का, तो लेजिस्लेचर पहले से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर है। नेगेटिव ये था कि अभी भी अपर हाउस में 60 मेंबर, जो अपर हाउस है उसमें विमेन नहीं जा सकती थी। दूसरा, लोअर हाउस को जरूरत से ज्यादा बढ़ाने का अधिकार है, 3 साल तो इसका टेन्योर ही है, और बढ़ा करके 10 साल किया जा सकता है, ये जरूरत से ज्यादा था। और वॉइसरॉय के पास अभी भी वीटो पावर बना हुआ था, चाहे लोअर हाउस और अपर हाउस और CLA मिलके कोई भी कानून बना ले, अगर वॉइसरॉय को समझ में नहीं आ रहा तो वो कानून को वीटो कर देगा, बात ही खत्म हो जाएगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब अब 2 शासन चलेगा प्रांतों में, एक शासन होगा गवर्नर का और एक शासन होगा इलेक्टेड गवर्नमेंट का। और इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे इंडियंस, और जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर ने अपने पास रिजर्व कर लिए, और लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ट्रांसफर किया गया। तो इनके पास क्या मिलेगा, यहां पे लिख दीजिएगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे काम करने का राइट चुनी हुई सरकार को होगा, लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट ही टॉपिक्स दिए गए हैं, इनको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं।
अब आते हैं सबसे अहम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935। पहला प्रोविजन, प्रोविजंस में लिखिए पहला, फर्स्ट प्रोविजन, चेंजेस इन होम गवर्नमेंट, गृह सरकार में परिवर्तन, चेंजेस इन होम गवर्नमेंट और गृह सरकार में परिवर्तन, गृह सरकार में परिवर्तन किया गया, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पोस्ट को फिर छेड़ा गया। ठीक है, तो 1858 में सेक्रेटरी का पोस्ट क्रिएट किया गया था, 1919 में सेक्रेटरी के पोस्ट को डाइल्यूट किया गया। कैसे? हाई कमिश्नर का पोस्ट बना करके सेक्रेटरी की पावर को, कुछ पावर को हाई कमिश्नर को दे दिया गया, और हाई कमिश्नर का अपॉइंटमेंट और पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना था। तो इसका मतलब है सेक्रेटरी कमजोर पड़ा था 1919 में। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर जो चेंज हुआ वो ये था, ध्यान से देखिएगा इसको। द क्राउन लिखते रहिएगा साथ ही साथ, द क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज, और इंडिया में क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्राउन वही है, नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्राउन की मदद के लिए एक मंत्री परिषद, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। इसका प्रधान, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। इंडिया डिपार्टमेंट बनाया गया था 1858 में। फिर पोस्ट बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव। ठीक है ना? और ये भी हमने पढ़ा कि 1919 में एक नया पोस्ट बनाया गया, ध्यान से देखते रहिएगा ना, हाई कमिश्नर। उन्नीस सौ उन्नीस के एक्ट में ये बना था, लिख भी लीजिएगा वहां पे, 1919 का अधिनियम। और हाई कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट था और पेमेंट था, ये कौन कर रहा था? ब्रिटिश इंडिया का वाइसरॉय।
तो चूंकि अपॉइंटेड और पेड था, तो लिहाजा इसका उत्तरदायित्व ये आंसरेबल भी किसके लिए होगा? वॉइस रॉय के लिए। तो हाई कमिश्नर आंसरेबल है वॉइस रॉय के लिए। एरो ध्यान दीजिएगा कहां कहां एरो लग रहा है, उल्टा एरो हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, कई बार मैं भी उल्टा बना देता हूं। तो ये तो 1919 में ही था। तो चेंज क्या हुआ 1935 में? जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज 1935 में हुआ था वो ये था कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया सिर्फ एडवाइजरी है। ये क्या बन के रहेगा? वॉइस रॉय को सिर्फ सलाह देने के लिए बन के रह गया। मतलब इस पोस्ट की पूरी अथॉरिटी को खत्म कर दिया गया। अब वॉइस रॉय पे है कि वो सेक्रेटरी की बात मानेगा या नहीं मानेगा। मतलब अब वॉइस रॉय ऑफ इंडिया पहले से कहीं ज्यादा फ्री है। तो आप कह सकते हैं वॉइस रॉय की संप्रभुता बढ़ गई। तो जो इंडिया गवर्नमेंट है मोर सॉवरेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन ईवर, कहीं पहले से कहीं अधिक संप्रभु भारत सरकार, ब्रिटिश भारत की सरकार, पहले से कहीं अधिक संप्रभु ब्रिटिश भारत की सरकार। मोर सॉवरेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन ईवर। तो बस यही ध्यान रखना है कि अब ये सचिव, भारत सचिव का पोस्ट सिर्फ वॉइस रॉय के लिए एडवाइस देने भर का है। तो 3 एक्ट भारत सचिव से संबंधित है। 1858 में क्रिएशन, 1919 में डाइल्यूशन, 1935 में द एंड। पोस्ट का द एंड नहीं, अथॉरिटी का द एंड। ये था, यही एग्जेक्टिव का डेवलपमेंट हो रहा है। और उधर जो आउटर सर्कल 1909 में 60 था, 1919 में बाई कैमरल बना के 60 और 145 कर दिया गया। अपर हाउस 60 और सीएलए 145 कर दिया गया। तो ये लेजिस्लेचर वाला चेंज था। तो एक ये समझ में आ गया, होम होम गवर्नमेंट में चेंजेस, गृह सरकार में परिवर्तन, चेंजेस इन होम गवर्नमेंट। दूसरे पे आते हैं, a federation was proposed for the first time. प्रथम बार एक संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया। प्रथम बार एक संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया। मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फेडरल मोड में लाया गया। और आप फेडरेशन समझते हैं ना, फेडरेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लेयर पे स्टेट की पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो फेडरेशन और यूनिटरी स्ट्रक्चर, यूनिटरी वो होता है जब सारी ताकत केंद्र सरकार के पास हो, पूरी की पूरी यूनिटरी है। और फेडरल वो होता है
जब केंद्र सरकार के साथ साथ अथॉरिटी राज्य सरकारों को भी मिले। अब इसमें दो ढांचा मिलता है हमें, क्वाजी फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। क्वाजी फेडरेशन में केंद्र सरकार के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है और राज्य सरकारों के पास कम होती है, और कॉन्फेडरेशन में राज्य सरकारों के पास ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा स्वायत्तता होती है। ठीक है, तो अब जो ये फेडरेशन बना, तो फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य होंगे, केंद्र सरकार है, वायसराय की सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट्स भी तो हैं। अब 1919 में क्या बन गया? 1919 वाले एक्ट में देखिए क्या बना, रूल ऑफ टू बना ना, डायरकी बना ना, डायरकी बना, गवर्नर का रूल और इलेक्टेड गवर्नमेंट का रूल। तो अब गवर्नर वाले प्रांत हैं, गवर्नर वाले प्रांत हैं। कुल कितने प्रांत हैं गवर्नर वाले? 11। 11 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस हैं, चीफ कमिश्नरी प्रांत। दिल्ली, अजमेर के साथ मारवाड़ एक साथ, अजमेर डैश मारवाड़, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग मैसूर के पास, कुर्ग, और बलोचिस्तान उत्तर पश्चिम में। तो दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और बलोचिस्तान चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस हैं। 11 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस हैं, असम, काउंट करते रहिएगा, असम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, कितने हुए? 4। यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध 5, सेंट्रल प्रोविंस 6, मद्रास प्रेसिडेंसी 7, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 8। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मतलब बॉम्बे शहर नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, और मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब तमिलनाडु। कितने हो गए थे? 8। सिंध 9, सिंध 9, पंजाब 10, और NWFP उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत 11। तो 11 ब्रिटिश इंडिया प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत, लेकिन इनके अलावा लगभग 550 से थोड़ी ज्यादा रियासतें भी तो हैं। तो फेडरेशन में रियासतें भी सम्मिलित होंगी। ठीक है, तो रियासतें कुल कितनी है? ठीक ठीक अंदाजा हमें नहीं है, हम एक रेंज ले लेते हैं 552 से 565, क्योंकि कुछ रियासतें बहुत बड़ी बड़ी थी, जैसे हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी रियासत थी, स्टेट ऑफ कश्मीर बड़ा रियासत था, लेकिन कुछ रियासत जैसे बिलवाड़ी, बिलवाड़ी की रियासत इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि कुल मिला जुला करके उसमें 8 लोग थे। 8 लोग है ना? तो अभी सोच रहे थे कि 8 क्या बोल दिया था, वो मैंने जानबूझ के बोला था 8, 8 लोग, है ना? तो तो कुछ हिस्टोरियन क्या करते हैं ना, बिलवाड़ी जैसी रियासतों को काउंट ही नहीं करते, क्योंकि वो तो एक फैमिली है, और एक फैमिली को अंग्रेजों ने क्या हैसियत दे दिया? रियासत का हैसियत दे दिया। कुल उसका इनकम है, एनुअल इनकम 8 रुपया। तो एक गरीब फैमिली या एक लोकल फैमिली है, उसको रियासत बना दिया, बताइए, थोड़ी सी जमीन है उनके पास। तो इसीलिए 552 से 565 का एक रेंज ले लेना ज्यादा बेहतर होता है, इसमें विवाद की कोई संभावना ही नहीं रह जाती, बात ही खत्म। क्योंकि अगर आप 552 लेंगे तो कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 565 था, अगर आप 565 बोलेंगे तो कुछ नहीं 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 552 था। तो ठीक है भाई, 552 से 565 के बीच में रियासतें। तो अब राज्य हैं, एक तरफ लिखिए स्टेट्स, स्टेट्स, और इसमें एक कैटेगरी है द ब्रिटिश इंडिया
स्टेट्स, ब्रिटिश भारत के राज्य या गवर्नरों के प्रांत, गवर्नर, गवर्नर्स के प्रांत, गवर्नरों के प्रांत नहीं होता, लेकिन आजकल ऐसे ही बोला जाता है, गवर्नर लगा के ओ लगा दीजिए, कोई भी शब्द हो ओ लगा दीजिए, काम चल जाता है। ठीक है, यहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रकार की सरकार। संसदीय प्रकार की सरकार है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब लिस्टिंग करते हैं। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सिंध, NWFP एंड पंजाब। प्लस 4 और हैं, लेकिन वो राज्य नहीं है, चीफ कमिश्नरी प्रांत है। 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग एंड बलूचिस्तान। दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग एंड बलूचिस्तान। ठीक है, तो फेडरेशन में ये 2 तरीके के राज्य ये हो गए, गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, और एक तरीके का और सम्मिलित होना है इसमें, रियासतें, जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, रियासतों में ऑटोक्रेसी है। मतलब रियासत में किसका रूल है, पार्लियामेंट्री फॉर्म का नहीं है, रियासत में है मेरा वचन ही है शासन, ऑटोक्रेसी। इधर लिखिएगा, फेडरेशन में शामिल होना है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, रियासत, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स।
और ये हैं लगभग 552 से 565 रियासतें, और यहां पर है ऑटोक्रेटिक रूल, निरंकुश शासन। तो प्लान ये था कि इंडिया को क्या बनाएंगे, फेडरेशन बनाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, और फेडरेशन कभी बना ही नहीं। आजादी मिलने तक कोई फेडरेशन नहीं बना। फेडरेशन ना बनने के पीछे की दो शर्तें थी जो अंग्रेजों ने रियासतों के मामले में रख दी थी। ठीक है, पहली शर्त यह थी कि जितनी भी रियासतें हैं उनका 50% कम से कम फेडरेशन में शामिल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 550 रियासतें हैं और उसका 50% कितना हो गया, 225, और एक ज्यादा 200, कम से कम 226 रियासत संघ में शामिल होने के लिए तैयार हो, एक शर्त है। आधी रियासतें। दूसरी शर्त यह है कि वो जो आधी रियासतें फेडरेशन में शामिल होंगी उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या कुल रियासतों की जनसंख्या का 50% होना चाहिए। यह नहीं कि छोटी छोटी बिलवाड़ी जैसी 250 रियासतें पहुंच गई ज्वाइन करने, वो नहीं। तो इतनी रियासत, आधी जो रियासतें संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार होंगी, उनका टोटल पॉपुलेशन रियासतों के 565 रियासतों के टोटल पॉपुलेशन का कम से कम आधा होना ही चाहिए। अगर ये दो शर्तें पूरी होंगी तो फेडरेशन अस्तित्व में आएगा। बट द proposed federation never came into existence because there was a failure to fulfill those two terms and conditions. तो उतनी रियासतें जितनी उम्मीद की गई थी वो फेडरेशन में नहीं गई, और जो गई भी तो उनका पॉपुलेशन टोटल रियासतों के पॉपुलेशन का 50% नहीं बैठ रहा था। इसीलिए ये फेडरेशन अस्तित्व में नहीं आया। ये समझ में आया? ठीक, आगे लिखिएगा। यह प्रस्तावित संघीय ढांचा कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाया। जिसका कारण दो शर्तों का पूरा ना हो पाना था। जिसका कारण दो शर्तों का पूरा ना हो पाना था। पहला, कुल रियासतों का आधा, कुल रियासतों का कम से कम आधा संघ में, प्रस्तावित संघ में सम्मिलित होने ही चाहिए। प्रस्तावित संघ में सम्मिलित होने ही चाहिए। और दूसरा,
उन आधी रियासतों की कुल जनसंख्या सभी रियासतों की कुल जनसंख्या का सभी रियासतों की कुल जनसंख्या का आधे से कम नहीं होना चाहिए। आधे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? ये दूसरा था प्रोविजन। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करिएगा। प्रोविजंस में हम इसको ले रहे हैं कैपिटल ए, चेंजेस इन द होम गवर्नमेंट। फेडरेशन वाला पार्ट हम ले रहे हैं कैपिटल बी, जो कि अस्तित्व में आया ही नहीं। और कैपिटल सी में लीजिए द फेडरल एग्जेक्ट, संघीय कार्यपालिका, सरकार के स्तर पे संघीय कार्यपालिका, द फेडरल एग्जीक्यूटिव। तो फेडरल एग्जीक्यूटिव में दो यहां पर डायरकी डाला गया। जैसे प्रोविंसेस में डायरकी कब आया? 1919 में। देखिए ये ना प्रोविजंस हैं, इसको ना आपको रिपीटेडली कई बार पढ़ना पड़ेगा। 20, 25, 30 बार जब जाके पढ़ेंगे ना, तब ये दिमाग में बैठेगा। मैंने बहुत कोशिश की, आपको रिवीजन भी करा दिया, बार बार कई चीजें बोल रहा हूं, तो भी वो आपके दिमाग में बैठ रही हैं चीजें। लेकिन उसके बाद भी कमांडिंग पोजीशन में आने के लिए आपको लगातार दोहराना पड़ेगा। तो देखिए मैं इस बात को हमेशा बोलता हूं कि अगर आप मेरे से पूछें कि कोई गुरु मंत्र बता दीजिए कि हम सेलेक्ट हो जाएं, यूपीएससी क्रैक कर ले जाएं, तो वो गुरु मंत्र मैं हमेशा एक ही बताता हूं, रिवीजन। एक ही शब्द का गुरु मंत्र ही है, रिवीजन करिए। जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन करिए, क्योंकि आपका पूरा आंसर राइटिंग एक ही चीज पे है, रिवीजन पे और रिकॉल पे। क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको रिकॉल करना पड़ेगा, और अगर आप रिकॉल ही नहीं कर पाए तो आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो और या फिर जैसे मान लीजिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं, तो टेस्ट सीरीज में टेस्ट में लिखेंगे क्या, जब तक कि आपको रिकॉल ही नहीं हो रहा है। और रिकॉल करने के लिए पहले आपको दोहराना पड़ेगा। रिकॉल करने का बेनिफिट ये होता है, दोहराने का बेनिफिट ये होता है कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो या तो आपको 100% आ रहे होते हैं या तो 100% नहीं आ रहे होते हैं। कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश नहीं रह जाता कि नहीं बोलते हैं कि सिली मिस्टेक हो गया। काहे को सिली मिस्टेक हो जाएगा यार, बिना बात के सिली मिस्टेक हो गया, ये वाला आता हुआ सवाल गलत हो गया। कैसे आता हुआ सवाल गलत हो गया? क्योंकि आप दोहराए नहीं अच्छे से। अगर आपने रिवीजन किया होता तो आता हुआ सवाल गलत हो जाए इस बात की संभावना हो ही नहीं सकती है। और अगर आता हुआ गलत हो गया तो तुरंत ही मान लीजिएगा कि आउट ऑफ फाइट हो गए। सिली मिस्टेक होना, आता हुआ सवाल गलत होना, ये सब आपको आउट ऑफ फाइट कर देगा, तुरंत ही आउट ऑफ फाइट कर देगा। तो प्रांत में द्वैध शासन 1919 में लाया गया, गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट। सेंटर में कब लाया गया डायरकी? 1935 में लाया गया डायरकी सेंटर पे, कि अब सेंटर में इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी। ये बात अलग है कि बनी नहीं, क्योंकि फेडरेशन अस्तित्व में आया ही नहीं। लेकिन प्रोविजन तो है ना, तो चूंकि प्रोविजन है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अब रूल ऑफ टू यहां पे लिखिएगा, रूल ऑफ टू और डायरकी एट द
सेंटर, केंद्र के स्तर पर दोहरा या द्वैध शासन, केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन, रूल ऑफ टू और डायरकी एट द सेंटर। तो एक तरफ तो हो जाएगा रूल ऑफ द वाइसरॉय, वाइसरॉय का शासन, और दूसरा हो जाएगा रूल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार का शासन, रूल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार का शासन। ये सी हो गया, कैपिटल सी। अब आते हैं डी पे, फेडरल लेजिस्लेचर में क्या चेंज आया। जो देखिए 1919 में जो अपर हाउस और लोअर हाउस करके बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना था, और अपर हाउस में 60 लोग थे और लोअर हाउस में 145 सदस्य थे। ठीक है, अब उसमें क्या चेंज किया गया 1935 में, उसी को बोलते हैं फेडरल लेजिस्लेचर, संघीय विधायिका। फेडरल लेजिस्लेचर, संघीय विधायिका। ठीक है, देखिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। 1861 में वायसरॉय के आउटर सर्कल में नो लेस देन 6, नो मोर देन 12। 1892 में नो लेस देन 10, नो मोर देन 16। 1909 में एट द मैक्सिमम ऑफ 60। 1919 में बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अपर में 60, लोअर सीएलए में 145। इतना याद आ रहा है। और फेडरल लेजिस्लेचर अब देखिए चेंज क्या किया गया, बाई कैमरल ही रहेगा। अब तो बाई कैमरल हो 1919 में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था हो चुकी, द्विसदनात्मक विधायिका। तो अब जो अपर हाउस था, अब उसे कहा जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसको वैसे ही लिखिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यही राज्यसभा है भाई, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा कितने साल पे डिसॉल्व हो जाती है? होती ही नहीं है ना। राज्यसभा डिसॉल्व ही नहीं होती है ना। लोकसभा डिसॉल्व होती है 5 साल पे, या पहले चाहे तो आप डिसॉल्व कर सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को बना दिया गया परमानेंट बॉडी, परमानेंट हाउस। ठीक है, तो ये हो गई एक स्थायी सदन। ठीक है, स्थायी सदन, परमानेंट हाउस, एक स्थायी सदन विथ 1/3 of its members being vacated and renewed triennially, जिसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष पे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और अभी कितना है? 2 साल है। मतलब आजादी के बाद जब हमने संविधान बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग किया, तो हमने काउंसिल ऑफ स्टेट्स में ये ट्रायनियली को बायनली कर दिया। ये भी समझते रहिएगा, वही समझना ही है दरअसल।
और इसीलिए देखिए मैंने आपसे बोला था कि ये पॉलिटी का टॉपिक है, इसमें कुछ भी हिस्ट्री नहीं है, जेन्युइनली पॉलिटी का टॉपिक है। अभी मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, है ना, कि जेन्युइनली ये पॉलिटी का टॉपिक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम भी तो हमारा ही है। तो पढ़ने से मतलब है, टॉपिक चाहे जिसका हो, हमसे क्या लेना देना। ठीक है ना, आप कहिए मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा दूं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा दूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा दूं, टॉपिक है, उससे क्या लेना देना है। कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी जो जान रहा है वो आपको पढ़ा सकता है। ज्ञान अर्जित करने से मतलब है, बंट रहा है ज्ञान, बटोरते रहो। थ्री इडियट वाला है ना, कि ज्ञान बट रहा है, बटोरते रहो। क्या ही फर्क पड़ता है कि हिस्ट्री का टीचर कौन सा चीज पढ़ा रहा है, कौन सा पॉलिटी का टीचर पढ़ा रहा है, जिसको जो आ रहा है वो पढ़ा दे रहा है। तो इतना काम भर का मैंने आपको पढ़ा दिया कि थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सिस्टम का, अब इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल तो हर आदमी को पता होना चाहिए, और उतनी काम भर की जानकारी है मेरे पास। बहुत तो नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम में, एक्सपर्ट नहीं हूं उसका, एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं होता है ना, ये सब कहने की बातें होती हैं कि एक्सपर्ट है। आप कभी भी देख लीजिएगा, कोई भी प्रोफेसर कभी भी नहीं बोलता है कि मैं एक्सपर्ट हूं। कोई भी ज्ञानी आदमी ये नहीं बोलेगा कि वो ज्ञानी आदमी, क्योंकि ज्ञान असीमित है, ज्ञान असीमित है। कोई भी आदमी ये दावा नहीं कर सकता है कि वो बहुत लर्नेड स्कॉलर है, क्योंकि ज्ञान अथाह है दुनिया में। और आप जितना पढ़ेंगे जिंदगी में, आपको हर मुकाम पे यही समझ में आएगा कि कुछ नहीं जानते हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस लोग, वो सब यही बोलते हैं, आई एम द स्टूडेंट ऑफ लॉ। सब स्टूडेंट ऑफ लॉ बोलते हैं, कोई ये नहीं बोलता एक्सपर्ट ऑफ लॉ। लॉ का कोई एक्सपर्ट हो सकता है, इतना अथाह है सब कुछ। तो हर एक जुडिशरी का हर एक एक्सपर्ट हमेशा क्या बोलता है, स्टूडेंट ऑफ लॉ। ठीक है, तो प्रति 3 वर्ष पे, और इसका स्ट्रेंथ रखा गया 260 सदस्य होने थे इसमें, 260। और हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने रखा 250, फिलहाल 250। ठीक है, और इसमें सीट्स अलॉट की गई। देखिए कैसे सीटों का बंटवारा कैसे किया गया 260 सीटों में। तो हम तो ये जानते हैं ना, जो राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है वो किसका रिप्रेजेंटेशन करती है, पीपल ऑफ इंडिया का तो करती नहीं है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है ना, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और लोकसभा हमारा और आपका पीपल ऑफ इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करती है। तो गवर्नर्स प्रोविंसेस, गवर्नर्स प्रोविंसेस, तो 260 सीटों में से राज्यसभा 1935 की राज्यसभा के 260 सीटों में से 156 सीटें दे दी गई गवर्नर के 11 प्रांतों को, और जो भी अपने यहां लिखा था 11 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। और यहां 156 सीट्स हैं, वो भी इलेक्टेड, इलेक्टेड। राज्यसभा, अभी अभी की हम बात करें आजादी के बाद की, तो ये बताइए राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट होता है ना, इस समय डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, उल्टा है। तो इसको हमने आजादी मिलने के बाद सीधा किया, अंग्रेजों ने उल्टा किया था 1935 में, बोला कि राज्यसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब सीधे लोग चुनेंगे, कोई मतलब ही नहीं था इसका, रिप्रेजेंटेशन राज्यों का कर रही है।
और चुन रहे हैं डायरेक्टली लोग, उल्टा हो गया। तो यहां गड़बड़ी कर दिया था अंग्रेजों ने लॉ मेकिंग में, लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी किया था। इसको हमने आजादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो फिर इसको थोड़ा ठीक किया और 260 से घटा के 250 किया और फिर ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट किया। तो ये डायरेक्ट है। और दूसरा रियासतें हैं, गवर्नर्स प्रोविंसेस के अलावा रियासतें, रियासतों को अलॉट किया गया 104, जो बचा वो 104 सीट्स, 260 हो गया 104 सीट्स, और ये नियुक्त होकर आएंगे, रियासतों के द्वारा नियुक्त होकर के आएंगे। तो वहां इलेक्शन का प्रोविजन नहीं है, अपॉइंटमेंट, सीधे अपॉइंटमेंट का प्रोविजन है। तो राज्यसभा 1935 की राज्यसभा के 104 मेंबर्स रियासतों से अपॉइंट होकर आएंगे और 156 ब्रिटिश इंडिया के 11 प्रोविंसेस से डायरेक्टली इलेक्ट होकर के आएंगे। यह ढांचा बनाया गया था 1935 में। इधर दूसरी तरफ आते हैं, जो अभी तक देखिए 1919 वाला CLA था, यही था ना CLA, और 145 मेंबर्स थे CLA में। अब CLA चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है तो CLA का नाम बदल के FLA कर दिया जाएगा, फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, FLA, फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली। फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल के लिए, अभी भी वही है 5 साल, लोकसभा नाम बदल गया, लोकसभा हो गई, 5 साल है। नंबर ऑफ मेंबर्स 375 है, यस मेंबर्स, यस सीट्स 375 सीट्स। अब है 550, अधिकतम 550 है, वैसे 543 पे 44 पे इलेक्शन होता है। और अजीब क्या इसमें, 375 में से 250 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के लिए हैं और सबसे बकवास बात यह है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, लोकसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन है और राज्यसभा का डायरेक्ट इलेक्शन है। आजादी मिली तो हमने इसको ठीक किया कि भाई ये तो उल्टा है यार, इसको सीधा करो। तो 250, तो 350 25 125 बच गया, 125 सीट्स। ये किसको चला जाएगा, रियासतों को चला जाएगा। और वहां से अपॉइंट होके आएंगे। ये था ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। और इसीलिए देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने बनाया आजादी के बाद, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादातर हिस्सा किस पे बेस्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बेस्ड है। यही फ्रेम है हमारा सांचा। इसी सांचे को हमने बेस बनाया और आगे बढ़ाया। तो इंडिया ने, इंडिपेंडेंट इंडिया ने, स्वतंत्र भारत ने जो पॉलिटिकल सिस्टम चुना, वो पॉलिटिकल सिस्टम ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम था, ब्रिटिशर्स था, ब्रिटिश का था। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट
ये पूरा ब्रिटिश इंडिया का था या ब्रिटिशर्स का डेवलप किया हुआ था। कुछ हमारे नेता जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह ये चाहते थे कि हम अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का मॉडल चुने जो ब्रिटिश मॉडल से अलग है। वो क्या है देखिए, अमेरिकन मॉडल ये है, इसको लिखना नहीं है, अभी हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, अब सिर्फ एक पार्ट पर बाकी रह गया, ट्रांसफर ऑफ पावर 1940 से 1947। लेजिस्लेचर, अमेरिका का लेजिस्लेचर, अमेरिकन लेजिस्लेचर का नाम क्या है? जैसे हमारी विधायिका का नाम क्या है? संसद। हम क्या बोलते हैं? हमारी संसद। तो अमेरिका की संसद का क्या नाम है? द कांग्रेस। और जैसे हमारा बाई कैमरल, तो अमेरिका का भी बाई कैमरल है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर में उनके यहां एक है अपर हाउस, जिसको अमेरिका में सेनेट बोला जाता है, सेनेट, और दूसरा जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। दूसरा बॉडी, ये तो लॉ मेकिंग के लिए लेजिस्लेचर, दूसरा सरकार चलाने के लिए, ठीक है, एग्जेक्टिव। तो जो अमेरिका का एग्जेक्टिव है वहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ ओनली 4 years, 5 साल नहीं, 4 साल के लिए चुना जाता है। और प्रेसिडेंट एंड फेडरल मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स। सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये एग्जेक्टिव इनका, अमेरिका में जो ये एग्जेक्टिव्स है, प्रेसिडेंट का क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। पीपल ऑफ अमेरिका सीधे अपना राष्ट्रपति चुनते हैं, लेकिन पीपल ऑफ अमेरिका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुनते हैं। अब यहां यह ध्यान दीजिए कि अमेरिका का प्रेसिडेंट और उनके यूनियन या फेडरल मिनिस्टर्स वो कानून नहीं बनाते हैं, लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और यूनियन मिनिस्टर्स उनके, वो लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं है। ध्यान समझ में आ रही बात? लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं है। और तीसरा ऑर्गन है स्टेट का इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और ऑनरेबल बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी का भी हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक, गार्डियन होती है, और कानून का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, चेक एंड बैलेंस। कोई ओवरलैपिंग मॉडल नहीं है, ओवरलैप नहीं करता है। एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर है, जुडिशरी जुडिशरी है। ये है total separation of power of the state into three: the legislature, the executive, and the judiciary. And there is no overlapping between these organs of the state. साफ, बहुत साफ किया गया है कि अमेरिका का एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर में इन्वॉल्व नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति कानून नहीं बना सकता, अमेरिका का मंत्री कानून नहीं बना सकता है। कानून बनाने वाले लोग अलग हैं और सरकार चलाने वाले लोग बिल्कुल अलग हैं। कोई ओवरलैपिंग मॉडल नहीं है। और ये बेस्ड है सेपरेशन ऑफ पावर
फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर के आइडियाज पर मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू ने यह प्रपोज किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बैकग्राउंड में कि पावर, स्टेट की पावर को डिवाइड करिए 3 में, जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, और चेक एंड बैलेंस, चेक्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस या चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, और कोई एक दूसरे को ओवरलैप ना करे। यह है कंप्लीट और टोटल सेपरेशन ऑफ पावर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कुछ नेता यही मॉडल चाहते थे, जहां सरकार में लोग हो, वो कानून बनाने में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन चूंकि हमने बहुत लंबे समय से ब्रिटिश मॉडल पे काम किया था, तो हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल ब्रिटिश मॉडल था, तो हमने इस मॉडल को नहीं चुना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा मॉडल अच्छा है कौन सा खराब है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, ये आप दूसरे एक्सपर्ट लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बेसिक्स बता देता हूं, फंडामेंटल्स आपको बता दे रहा हूं। सेनेट राज्यसभा है उनका, सेनेट अपर हाउस है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है, ठीक है। लोकसभा, हमारी लोकसभा लोअर हाउस, ये राज्यसभा है उनकी। सेनेट उनका राज्यसभा है, ठीक है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उनका लोकसभा है। राज्यसभा में हर स्टेट को 2 सीटें, चाहे पॉपुलेशन या साइज चाहे कितना भी बड़ा हो। हमारे यहां ऐसा नहीं है, हमारे यहां पॉपुलेशन पे है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की सीट्स राज्यसभा में सबसे ज्यादा है, 80 राज्यसभा में। लोकसभा में थोड़ी बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये है, और अब जो दूसरा मॉडल है ब्रिटिश मॉडल, देखिए ब्रिटिश मॉडल क्या है। बंजा भाई बोला ये ठीक है। ना, जब तक ठीक नहीं बनता ना, मजा नहीं आता, मेरा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो अब इसको समझिएगा ना, ये हमारा मॉडल क्या है या ब्रिटिश मॉडल क्या है, लेजिस्लेचर। अभी क्या चल रहा है, कौन सा चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा में हम मान लेते हैं, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता अभी ठीक से, मान लेते हैं कि बीजेपी को मेजोरिटी मिलता है, ठीक है, एनडीए ब्लॉक को मेजोरिटी मिलता है, ठीक है। आप इंडिया भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, मेरे से क्या लेना देना, ठीक है। तो अब मान लीजिए बीजेपी को बहुमत मिल गया, मेजोरिटी मिल गया, ठीक है, तो सरकार बनाएंगे, और उसमें से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे, और सारे लोग लेजिस्लेचर में भी तो रहेंगे। मतलब मोदी जी कानून भी बनाने में है, बनारस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे और वो कानून भी बनाएंगे। राजनाथ सिंह जी लखनऊ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनेंगे, और अगली सरकार में मुझे नहीं पता उनका पोर्टफोलियो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस ही होगा या शायद नहीं होगा, वो तो बात की बात है, उस पर अभी हम डिस्कशन ही नहीं करते। तो हमारे यहां मॉडल ओवरलैप कर रहा है। लेजिस्लेचर में बाई कैमरल है हमारा, लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन है। हम फिलहाल लोकसभा का इलेक्शन करा रहे हैं, 6 राउंड हो चुके हैं, 7वां राउंड भी ऑलमोस्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो लेजिस्लेचर में हमारे यहां एग्जेक्टिव शामिल है, उसी के भीतर है, क्योंकि जो भी हमारे यहां सरकार में होगा वो कानून बनाएगा, जो भी सरकार में होगा वो कानून बनाएगा, मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होगा। इसीलिए देखिए, अगर किसी आदमी को मंत्री बना दिया जाए, यूनियन मिनिस्टर बनाया जाए, तो उसे 6 महीने के भीतर भीतर या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से एमपी बन के आना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ही पड़ेगा। तो हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर और सारे यूनियन मिनिस्टर्स वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे लोकसभा से या चाहे राज्यसभा से।
जितने लोग हमारे यहां सरकार में होंगे वो सब के सब कानून भी बनाएंगे। एमपी ही हमारे यहां सरकार में जाते हैं। तो मान लीजिए 543 मेंबर और 543 लोकसभा मेंबर्स हमने इलेक्ट किए, उसमें से सब लोग तो सरकार में आ नहीं जाएंगे। मान लीजिए 65 लोग सरकार में आ गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने, 500 और 65 लोग सरकार में आ गए, तो 65 और एक मोदी जी 66। अब 66 लोग कार्यपालिका बनाएंगे और वो 66 प्लस बाकी जितने बचे मेंबर्स 543 में से, वो सब लोग लेजिस्लेचर हैं। तो हमारे यहां कार्यपालिका विधायिका के भीतर सिमटती है। और ये यहीं पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? फेयर डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग। फेयर डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग दिखाई दे रहा है, मतलब जितने लोग सरकार में हैं वो लोग कानून बनाने में भी हैं। ओवरलैप कर रहा है ये मॉडल। ये उतना सटीक सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है जितना कि ये है। यहां पे टोटल सेपरेशन है, एकदम साफ साफ अलग कर दिया गया है अमेरिका में, लेकिन ब्रिटिश मॉडल में अलग नहीं किया गया। ब्रिटिश मॉडल ये है, लेजिस्लेचर के भीतर एग्जीक्यूटिव सिमटा हुआ है, बस इंडिपेंडेंट, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो अगर हमारे देश में कोई भी आदमी जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है और उसको हम मंत्री बनाते हैं, सरकार में लाया जाता है, तो इसीलिए उसको विद इन 6 मंथ्स या तो लोकसभा का मेंबर बन के आना पड़ेगा या तो राज्यसभा का मेंबर बन के आना पड़ेगा, क्योंकि कार्यपालिका के हमारे लोग कानून भी बनाते हैं। ये था। तो हमारे यहां टोटल सेपरेशन और चेक्स एंड बैलेंसेस उतना सटीक तरीके से नहीं रखा गया है जितना कि अमेरिका में रखा गया। इसके सारे बैकग्राउंड्स होंगे, लॉ में आप लोग ये सब ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के आप टीचर से ये सब पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने ब्रिटिश मॉडल अख्तियार किया, और जबकि कुछ नेता हमारे चाहते थे कि अमेरिका का मॉडल हम लोग अडॉप्ट करें, मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बेस्ड ऑन चेक्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस, तो वो क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया। ये अब मेरा टॉपिक नहीं है, मेरी औकात यहां पे खत्म हो जाती है ना। जितना थोड़ा बहुत मालूम था वो आप लोगों को पढ़ा दिया, बता दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे आगे अब खुद ही मेरे को पढ़ना पड़ जाएगा आपको और बताने के लिए, जो कि मेरा टॉपिक है नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? ये पूरा था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हमने शुरुआत किया था, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1858, 1919, 1935 खत्म। फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारे पास डिस्कशन करने के लिए बचता है ट्रांसफर ऑफ पावर, वो मैं आज नहीं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, कल उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज इतने पे ही डिसकंटिन्यू कर लेते हैं क्लास को। क्या हुआ था? वो तो ऑलरेडी 1930 1919 में आ चुका था। नहीं नहीं, 1919 में। एक बार क्रॉस चेक करिएगा। प्रोविंशियल लेवल पर 1919 में और सेंटर में 1935 में। वो प्रोविजन ही है, एक्ट में ही है। ठीक है ना? चलिए कल यहां से आगे कंटिन्यू कर लेंगे।